हमारे पापा तुम्हारे घर क्या कर रहे थे? हाँ छोड़ो हमारा ऋषभ, हमें दर्द हो रहा है। दर्द तो हमें भी हुआ था जब पापा ने हमें तुम्हारी बातें बताई। पारितोष मिश्रा वाली बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? पापा ने हमें ये भी बताया कि तुम हमसे शादी नहीं करना चाहती हो। हाँ, हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते ऋषभ। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे साथ ही क्यों? नहीं करना चाहते हम तुमसे शादी ऋषभ। और अगर जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे पापा का फिजिकल रिलेशन है हमारे साथ। तो रश्मि की लास्ट फोन लोकेशन वीआईपी एन्क्लेव में दिखा के या तो कोई प्रद्युमन और दशरथ इन दोनों पॉलिटिशियंस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये दोनों को स्टोरी बना रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ऋषभ रश्मि से अपना बदला और अपने पिता पर गुस्सा दोनों एक साथ निकाल रहा हूं। I mean, एक तीसरे धुन शामिल। पर मुझे लग रहा है कि हमें रश्मि के परिवार वालों से एक बार पूछताछ करनी चाहिए। उसके साथ लखनऊ में इतना कुछ हो गया और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। जी, हमें ही लोग काली बाबा के नाम से जानते हैं। ये रश्मि पांडे आपकी भक्त थी? जी, बहुत ही समर्पित भक्त। रश्मि के जीने का तरीका, उसके पैसे कमाने की चाहत, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से, ये सब जाके हमें अब पता चल रहा है। आप लोगों ने तो हमें कुछ नहीं बताया और हमें अब जाके पता चल रहा है कि वो किसी बाबा के पास भी जाती थी और उस बाबा ने हमें बताया कि वो वशीकरण सीखना चाहती थी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पावर हासिल करना चाहती थी। कल्याणी जी आपने और विकास तुम, आप दोनों हमेशा यही कहते रहे कि आप लोगों को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही थी, क्या चाहती थी। रश्मि कहाँ हमसे कभी कुछ ठीक से बताती। आप दोनों में से उससे किसी ने नहीं पूछा ये पैसा, ये गाड़ी उसके पास कहाँ से आ रहा है, क्या कर रही है वो? रश्मि दीदी पूछने पे भी कहाँ जवाब देती थी। तुम्हारे किराने की दुकान सही चल रही है ना? हाँ, तो उस पे ध्यान दो। गाड़ी कहाँ से आई है जानकर तू क्या करेगा? रश्मि बेटा वो माँ, अरे आपको पैसे चाहिए होते तो मांग लो, लेकिन कहाँ से आई कैसे आई ये जानकर क्या करोगी? अरे काम करते हैं हम। और चाचा जी कुछ बोले तो उनको कहना पहले अपना घर संभालें। अभी चाचा जी ने पूछा क्या तुमसे? तू ना चाचा जी का राग अपना बंद कर। तुझे दुकान चाचा जी ने दिलाई है हमने। आती थी यहाँ कई बार, लेकिन जब भी कुछ पूछो कभी कोई जवाब ही नहीं देती थी। जो आप कह रहे हैं उन सारी चीजों का हमें अभी पता चल रहा है। हाँ, जब से वो यहाँ से गई है उसके रहन सहन में बदलाव आया था, वो तो हम देख रहे थे। हमें बहुत डर भी लग रहा था, मन में काफी सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन सवाल का जवाब ना मिले तो क्या करें हम? रश्मि दीदी के जेल जाने के बाद हमने और माँ ने दोनों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर उन्हें जेल से छुड़वाया था। ये रश्मि के जेल जाने वाली बात, ये भी आप लोगों ने हमें नहीं बताई? वो बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो हम सब के लिए शर्म की बात थी। जब रश्मि यहाँ हमारे साथ रहती थी, जब उसके पापा इस दुनिया में थे, तब सब कुछ ठीक था। जैसे वो शहर गई बहुत बदल गई। उन्हें इतना गुरूर क्यों था और वो इतने पैसे और पावर का क्या करना चाहती थी, ये हमें नहीं पता साहब। ये घर हमारे लिए? सब कुछ तुम्हारे लिए रश्मि। ये घर तुम्हारे नाम होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो बस दस्तखत कर दो। रियली? हम उसके प्यार में इस तरह बहक गए थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अपनी बीवी, अपनी बच्ची के साथ धोखा कर रहे थे। और उसी तरह रश्मि के दोहरे चेहरे को भी हम देख नहीं पाए। वो चेहरा जो ना कभी हमने पहले देखा था और ना ही जिसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था। उसने आपको धोखा दिया? सिर्फ धोखा, बड़ा ही गंदा खेल खेला उसने हमारे साथ। रश्मि, हमने तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि पूरा हफ्ता तुम कहाँ थे? हम तुम्हारी बीवी हैं, हमने तुमसे शादी की है। हम जानते तुम किसके साथ थी और कितने लोगों के साथ थी, हम उन सबको जानते हैं। और वो सब ये भी जानते हैं परितोष कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। और ये सब कुछ हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम हमें धोखा दे सको। हम किसी की जागीर नहीं है परितोष, और ना ही हमने तुमसे शादी का वादा किया है। अभी जो भी गया यहाँ से बंद हो। अच्छा, तो तुम हमारी जासूसी भी करने लगे? ए रश्मि, हमारे घर में रह के हमारे साथ ही निकलो यहाँ से, गेट आउट। शायद तुम भूल रहे हो परितोष, ये घर हमारे नाम पर। तुम उसे हमारे नाम करोगी, वरना क्या एक्सपोज कर दोगे हमें? अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और मेरी जिंदगी से भी। गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। काम डाउन परितोष, सिर्फ 2 करोड़ रुपए, उसके बाद हम तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। प्रॉमिस?
तूने हमारा यूज किया रश्मि, लेकिन हम यूज एंड थ्रो करने वाली चीज नहीं है, समझे? अगर हम तुम्हें बना सकते हैं ना तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद भी कर सकते हैं हम। अब मारो, हम मारो पारितोष, मारो ना। ये क्या कर रही हो तुम? 2 करोड़ पारितोष। देखो देखो माँ, माँ हमने कैमरा सेट किया है। क्या? जी हाँ, इस बेड पर जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है वो सब रिकॉर्डेड है। रेप के केस में अंदर करवा देंगे हम तुम्हें। इस्तेमाल किया है तुमने हमारा पारितोष, शादी के नाम पे धोखा दिया है हमें। ये घर भी तुमने हमें बेवकूफ बनाने के लिए हमारे नाम पर किया है। ये वीडियो हम पुलिस और मीडिया को दे देंगे, फिर देखते हैं कौन किसको बर्बाद करता है। 2 करोड़ पारितोष, 2 करोड़, वरना हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तुम्हें पता भी नहीं पारितोष कि जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, रश्मि सब कुछ रिकॉर्ड करती थी, सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था उसने। बहुत ही शातिर लड़की थी। तो आप कौन से संत हो? नहीं सर, हम संत नहीं, बहुत बड़े चंट हैं। लेकिन इस बात की उसे खबर नहीं थी कि हम क्या क्या कर सकते थे। इससे पहले कि वो ब्लैकमेल करके 2 करोड़ मुझसे मांगती, मैंने उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी। वो हमें मात दे इससे पहले हमने उसे मात दे। रश्मि, तुम हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ब्लैकमेल ना करें तो पारितोष 2 करोड़ दे दो। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। अगर कल तक 2 करोड़ नहीं दिए तो हम तुम्हारे खिलाफ रेप केस कर देंगे और मीडिया को फुटेज दे देंगे। ये सरासर ब्लैकमेल है रश्मि। ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम हमें 2 करोड़ दो और हम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। किस आधार पर आपने हमें गिरफ्तार किया सर? उस आदमी ने हमारा इस्तेमाल किया, शादी के नाम पर झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए, धोखा दिया हमें, और उस पारितोष के खिलाफ रेप केस दर्ज करने के बजाय आप हमें पूछताछ के लिए लेकर आए। तुम्हारे ब्लैकमेल के सारे कॉल रिकॉर्डिंग पारितोष के पास है। तुम्हें क्या लगा था अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग के जरिए उसे फंसा दोगे, लेकिन उसे धमकाने और ब्लैकमेल के जुर्म में तुम गिरफ्तार हो। क्या बकवास है ये? गलत किया उसने हमारे साथ। हम पारितोष के खिलाफ रेप का केस फाइल करेंगे। सर कहाँ जा रहे हो? सर सुनिए तो, सर हम उसे कोर्ट तक घसीट कर लेकर आएंगे, उसकी वीडियो वायरल कर देंगे। उसकी मदद करने और हमारे साथ जबरदस्ती करने के लिए हम आपके खिलाफ भी केस दर्ज करेंगे। रश्मि ने जो किया हमारे साथ, उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, सब कुछ तबाह हो गया। 7 अक्टूबर की रात को आप कहाँ थे? घर पर थे, अकेले शराब पी रहे थे, जो रोज पीते हैं हम ऑफिस से आने के बाद। हमारी बात मानिए सर, वो बहुत ही शातिर थी और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसको उसी की तरह किसी ने बड़े शातिर अंदाज में फंसाकर मार डाला हुआ। बहुत ही चालाक समझती थी खुद को, ओवर कॉन्फिडेंट। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रश्मि से प्यार करते थे, लेकिन जब हमें पता चला वो हर चीज में हेरा फेरी करती है, उसकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी, तब हमने रिश्ता तोड़ दिया। ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये दर्द था या गुस्सा जिसकी वजह से तुमने रश्मि का मर्डर कर दिया। रश्मि की हत्या से पहले उसके फोन की लास्ट लोकेशन वीआईपी एन्क्लेव थी। वीआईपी एन्क्लेव जहां पर तुम्हारा घर है और तुम्हारे पिता के राइवल दशरथ लाल का भी। जब हमें पता चला कि उसके संबंध हमारे पिता के साथ थे, हम उसे बुरी तरह चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आया कि रश्मि अपनी जिंदगी के साथ चाहती क्या थी। पता नहीं हम उसके पीछे पड़कर अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे थे। रश्मि 3 महीने के लिए एक्सटॉर्शन के केस में जेल गई थी। इधर ऋषभ के साथ शादी करने वाली थी और उधर ऋषभ के फादर प्रद्युमन और प्रद्युमन के राइवल दशरथ लाल के साथ अलग ही गुल खिला रही थी। और उससे पहले परितोष मिश्रा के साथ। ऐसा कैसे कि उसकी माँ, भाई, चाचा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था? क्या ये मुमकिन हो सकता है? कल्याणी, हमने विकास से बात कर ली है। हम लोग बहुत आराम से इसका हल ढूंढ लेंगे। अगर रश्मि ने मनोज और भरत के साथ में कोई धोखाधड़ी की है, वो भी हम संभाल लेंगे। तुम बेफिक्र रहो। क्या रश्मि पांडे की हत्या का मकसद उसका इस तरह लोगों से पैसे हथियाने को रोकना था, या किसी को रश्मि के काम करने के तौर तरीकों से जलन थी जो उनकी कामयाबी के रास्ते का कांटा बन रहे थे? रश्मि एक खतरनाक खेल खेल रही थी। आखिर वो कौन था जिसके रास्ते की रुकावट बन गई थी रश्मि? हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि रश्मि हमें परेशान कर रही थी, और हमने ये बात कभी छुपाई भी नहीं। वीरेंद्र सर से कई बार हमने इस बारे में बात की। मैम, हम ये भी जानते हैं कि रश्मि ब्लैकमेलिंग के केस में एक बार अंदर जा चुकी, और हमें इस बात पे पूरा भरोसा है कि रश्मि अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती थी और क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट लाती थी, सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स। लेकिन वो क्लाइंट्स रश्मि के लिए सिर्फ क्लाइंट्स नहीं थे, वो कुछ और भी थे। फाइल हमने तुम्हारे
ऑफिस कलीग ध्रुव से बात की क्योंकि हमने ये कहा था कि रश्मि की लाश पानी के ऊपर आ गई वरना मिसिंग ही रह जाती। अगर आपको लगता है कि ऐसा कहने से हम रश्मि के मर्डर में इन्वॉल्व है या हमने उसका मर्डर करवाया है तो माफ कीजिए। हमने ये बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि ये बात साफ है, जो भी रश्मि का हत्यारा था उसने बॉडी के साथ पत्थर इसलिए बांधा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लाश पानी के ऊपर आ जाए। तो फिर रश्मि का मर्डर किसने किया पायल? मैम, हमने आपसे पहले भी कहा था, हम मानते हैं हम रश्मि को पसंद नहीं करते थे, जलते थे उससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस हद तक गिर जाए कि उसका मर्डर ही करवा दें। लेकिन रश्मि मर्डर करने के बारे में सोच सकती थी, उसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसका मर्डर हुआ होगा। कर्मा मैम, कर्मा। जावेद, कुछ हाथ लगा? एक बाबा है, अपने आप को काली बाबा बोलता है। उसके पास जाती थी क्या रश्मि पांडे? हाँ, मैंने ज्यादा पूछताछ की नहीं क्योंकि उसको भनक लग जाती तो वो भाग जाता। कहाँ मिलेगा ये काली बाबा गोविंद? स्टेशन के पास वाले मार्केट एरिया मैडम, वहीं बैठा है। एड्रेस भेज रहा हूँ, अभी भी वहीं मिलेगा ये बाबा। जो बात थी हम साफ साफ बता रहे हैं। हाँ, हमारे और रश्मि के बीच में शारीरिक संबंध थे, जिसको रिकॉर्ड करके वो आपको ब्लैकमेल करने लगी। कौन सा ब्लैकमेल? ब्लैकमेल उसे किया जाता है जो कुछ देने से इनकार करता है इंस्पेक्टर। वैसे हमको पहले से पता था कि वो लड़की रिकॉर्डिंग करती है। तो आपको लॉकर के बारे में भी पता होगा? नहीं, हमको किसी लॉकर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उस लड़की ने पारितोष मिश्रा के साथ जो किया वो भी हमको पता था। अब आप खुद सोचिए कि इतना सब जानने के बाद भी बिना बैकग्राउंड चेक किए हम उसके पास जाते। बैकग्राउंड चेक करने के बाद भी आपने उसको अपने साथ बेडरूम में वीडियो बनाने दिया? प्रद्युमन जी, चुपचाप आप रश्मि पांडे को पैसे देते रहे और बदले में आपने उससे वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग नहीं की। मांग इसलिए नहीं की क्योंकि हम जानते थे कि वो इसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगी। क्यों? उसने ऐसी गारंटी दी थी आपको? देखिए क्या है, उसे जो पैसे चाहिए होते थे हम उसे दे देते थे, इसलिए हम जानते थे कि वो बस वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखती थी, उसका इस्तेमाल नहीं करती थी। देखिए, हम एक बात साफ साफ बता देते, हाँ, रश्मि को पैसा देने का सिलसिला ब्लैकमेलिंग के बाद ही शुरू हुआ था। जब आपको पता ही नहीं था कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके पता नहीं था कि उसने रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा, तो इस रिकॉर्डिंग के जरिए तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो? नहीं, तो रिकॉर्डिंग क्यों करी और किसके कहने पर करी? खुद की मर्जी से। इरादा क्या है तुम्हारा? जो कुछ हमें चाहिए उसको पाना चाहते हैं दशरथ जी। क्या पाना चाहती हो? क्या प्रद्युमन ने इस लड़की के साथ मिलकर हमारे खिलाफ चाल चली है? हमें एक दिन भी नहीं लगा ये पता करने में कि प्रद्युमन ही है जो रश्मि को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और वो आप दोनों के लिए सरदर्द बन गई, राइट? बेवकूफ है हमारा बेटा, उस लड़की के बारे में कुछ जाने बगैर ही उसने उसे डायमंड रिंग दे दी, पर हमें रश्मि के बारे में पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। वो किस तरह की लड़की है, उसका पास क्या है, हम उसके पास सिर्फ इसलिए गए थे ताकि जान सके कि उसका इरादा क्या है। और उसने बस ऐसे ही आपकी वीडियो बना ली। तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? जाहिर उसे शादी तो करना चाहती नहीं। तो और क्या हो सकता है सर? क्या ऋषभ को पता है कि तुम एक्सटॉर्शन के केस में कई महीने जेल में बिता चुके हो? अभी बात तुम ऋषभ को बताओगी या हमें बताना पड़ेगा? तो आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके बेटे को छोड़ दें? स्मार्ट हो रश्मि, और जल्दी समझ। बिल्कुल सही कहा आपने। ऋषभ हमसे प्यार करता है, लेकिन हम ऋषभ से शादी करना चाहते हैं। यहाँ बिल्कुल गलत है। हम उसके पास सिर्फ अपने बेटे को छुटकारा दिलाने गए थे, लेकिन हुआ ये कि आप उसके जाल में फंस गए, उसने आपकी वीडियो बना ली और आपको ब्लैकमेल करने लगी। दशरथ जी को लगा कि हमारी आपसी रंजिश के चलते इनका वीडियो हमने बनवाया है, लेकिन रश्मि तो हमसे भी पैसे लिया करती। ऐसे वीडियोस बनाकर पैसे लेती थी, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसे तो हम उसको वैसे भी देते थे और अच्छे खासे देते थे। भाई देखिए, हम भी उसके पास सिर्फ आनंद के लिए ही जाते थे और जो कुछ वो मांगती थी वो दे दिया करते, और जैसे उसने वादा किया था उसने खुद ही हमारे बेटे के साथ ब्रेकअप भी कर लिया। वो आप दोनों के वीडियोस बस ऐसे ही बना रही थी। अब उसने क्यों बनाया, क्या करने वाली थी, ये तो उसने नहीं बताया। हमारे ख्याल से ये उसका बैकअप प्लान था। देखिए, उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का शौक था, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी,
उसे अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता था। उसे लगा होगा कि अगर हमने पैसे देने बंद कर दिए तब क्या होगा, तब ये वीडियोस ब्लैकमेल करने के काम आएंगे। बिल्कुल यही बात है और एकदम साफ। देखिए वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन इसके अलावा एक खासियत और थी उसमें, वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करना बहुत अच्छे से जानती थी। आप लोगों के बयान में बहुत तालमेल नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप लोगों को रश्मि के मर्डर का शक हम पर है, लेकिन हम दोनों के पास उसके मर्डर की कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इंस्पेक्टर, एक और बात बता दूं आपको, इससे पहले कि आप खुद पता लगाए या गुस्से में आकर हमारा बेटा आपको ये पता है। 7 अक्टूबर को हम रश्मि के घर गए थे। कब? रात में। हम अक्सर उसके पास रात ही में जाया करते थे। तुमने मनोज पाठक को धोखा क्यों दिया? बस ऐसे। क्या इरादा क्या है तुम्हारा रश्मि? क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है यहाँ आकर? हम तो यहाँ मजे के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हें कौन सा मजा मिलता है लोगों को इस तरह धोखा देकर, वो भी तब जबकि तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है हमसे, दशरथ लाल से और भगवान जाने और कितने लोगों से। इतने पावरफुल होने के बाद भी पावरफुल बनने की चाहत से आपको क्या मिलता है? यही राजनीति है। यहाँ एक बार जो सत्ता का स्वाद चख लेता है, उसकी सत्ता की भूख और बढ़ जाती है। हम भी अपने आप को ऐसे ही पावरफुल समझते हैं। अब खुद को ही देखिए, आप कहते तो हैं हम मजे के लिए आते, लेकिन यहाँ आना बंद नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है रश्मि, हम तुम्हारे वीडियो के डर से यहाँ आते हैं? अब ये तो नहीं पता, लेकिन आते तो हैं यहाँ। रश्मि, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम जैसे लोगों से मैं डर नहीं लगता। तुम हमारे लिए बहुत छोटी सी तितली हो, लेकिन तुमने मनोज पाठक जैसे लोगों को चीट करना बंद नहीं किया। तुम बुरी तरह मात खाओगे, सिर्फ करना छोड़ दो। तुम अपने लिए गड्ढा खोद रही हो, और तकरीबन रात 8 बजे हम उसके घर से निकल गए। उस रात की रश्मि की सारी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। रात को 8:30 बजे तक रश्मि अपने घर पर ही थी, और 9:05 पर उसके फोन की लोकेशन थी VIP इनक्लेव, और 9:15 पर उसका फोन VIP इनक्लेव में स्विच ऑफ हो गया। लेकिन उसको हमने कभी अपने घर बुलाया ही नहीं। ना ही कभी हमने अपने घर बुलाया। आप तो हमारे बेटे के बारे में जानते ही। उस रात रश्मि को किसी ने फोन नहीं किया, और न ही रश्मि ने किसी को किया, पर उस रात रश्मि घर से बाहर निकली थी। और प्रद्युमन जी, आप अब बता रहे हैं कि उस रात आप रश्मि से मिले थे? ये सच है, इसलिए बता दें। प्रद्युमन जी, आप उस लड़के से मिलने गए थे, ये बात आप खुद बताकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं। देखिए क्या है, ऋषभ हम पे नजर रख रहा था, उसने हमें देखा था वहां, तो फिर इस बात को छुपाने का कोई मतलब ही नहीं था। प्रद्युमन जी, आपका बेटा उस लड़की के इश्क में था, उसकी आपसे नाराजगी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वहां से निकल जाने के बाद रश्मि को लेकर निकला और जानबूझकर हमारे घरों की लोकेशन की तरफ गया ताकि हम दोनों को फंसा सके? हो सकता है ऐसा। हमारे पापा तुम्हारे घर क्या कर रहे थे? हाथ छोड़ो हमारा ऋषभ, हमें दर्द हो रहा है। दर्द तो हमें भी हुआ था जब पापा ने हमें तुम्हारी बातें बताई। पारितोष मिश्रा वाली बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? पापा ने हमें ये भी बताया कि तुम हमसे शादी नहीं करना चाहती हो। हाँ, हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते ऋषभ। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे साथ ही क्यों? नहीं करना चाहते हम तुमसे शादी ऋषभ, और अगर जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे पापा का फिजिकल रिलेशन है हमारे साथ। तो रश्मि की लास्ट फोन लोकेशन VIP एन्क्लेव में दिखा के या तो कोई प्रद्युमन और दशरथ इन दोनों पॉलिटिशियंस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये दोनों को स्टोरी बना रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ऋषभ रश्मि से अपना बदला और अपने पिता पर गुस्सा दोनों एक साथ निकाल रहा हो। I mean, एक तीर से दो निशाने। पर मुझे लग रहा है कि हमें रश्मि के परिवार वालों से एक बार पूछताछ करनी चाहिए। उसके साथ लखनऊ में इतना कुछ हो गया और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। जी
हमें ही लोग काली बाबा के नाम से जानते हैं। ये रश्मि पांडे आपकी भक्ति? जी, बहुत ही समर्पित भक्त। रश्मि के जीने का तरीका, उसके पैसे कमाने की चाहत, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से, ये सब जाके हमें अब पता चल रहा है। आप लोगों ने तो हमें कुछ नहीं बताया, और हमें अब जाके पता चल रहा है कि वो किसी बाबा के पास भी जाती थी, और उस बाबा ने हमें बताया कि वो वशीकरण सीखना चाहती थी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पावर हासिल करना चाहती थी। कल्याणी जी आपने, और विकास तुम, आप दोनों हमेशा यही कहते रहे कि आप लोगों को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही थी, क्या चाहती थी। रश्मि कहाँ हमसे कभी कुछ ठीक से बताती। आप दोनों में से उससे किसी ने नहीं पूछा ये पैसा, ये गाड़ी उसके पास कहाँ से आ रहा है, क्या कर रही है वो? रश्मि दीदी पूछने पे भी कहाँ जवाब देती थी। तुम्हारे किराने की दुकान सही चल रही है ना? हाँ। तो उस पे ध्यान दो। गाड़ी कहाँ से आई ये जानकर तू क्या करेगा? रश्मि बेटा वो माँ, अरे आपको पैसे चाहिए होते तो मांग लो, लेकिन कहाँ से आई कैसे आई ये जानकर क्या करोगी? अरे काम करते हैं हम। और चाचा जी कुछ बोले तो उनको कहना पहले अपना घर संभालें। अभी चाचा जी ने पूछा क्या तुमसे? तू ना चाचा जी का राग अपना बंद कर। तुझे दुकान चाचा जी ने दिलाई या हमने? आती थी यहाँ कई बार, लेकिन जब भी कुछ पूछो कभी कोई जवाब ही नहीं देती थी। जो आप कह रहे हैं उन सारी चीजों का हमें अभी पता चल रहा है। हाँ, जब से वो यहाँ से गई है उसके रहन सहन में बदलाव आया था, वो तो हम देख रहे थे। हमें बहुत डर भी लग रहा था, मन में काफी सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन सवाल का जवाब ना मिले तो क्या करें हम? रश्मि दीदी के जेल जाने के बाद हमने और माँ ने दोनों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर उन्हें जेल से छुड़वाया था। ये रश्मि के जेल जाने वाली बात है, ये भी आप लोगों ने हमें नहीं बताई? वो बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो हम सब के लिए शर्म की बात थी। जब रश्मि यहाँ हमारे साथ रहती थी, जब उसके पापा इस दुनिया में थे, तब सब कुछ ठीक था। जैसे वो शहर गई बहुत बदल गई। उन्हें इतना गुरूर क्यों था और वो इतने पैसे और पावर का क्या करना चाहती थी, ये हमें नहीं पता साहब। रश्मि पांडे ने जिस बाबा की मदद ली थी, उस बाबा से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आने वाले थे। हर वो चीज जो रश्मि हासिल करना चाहती थी, वो रश्मि की तरह ही रहस्यमयी होती जा रही थी। ये भी एक रहस्य था कि उसकी हत्या कैसे हुई और किसने की उसकी हत्या। रश्मि को वो पावर्स किस लिए चाहिए थे? लोगों को अपने वश में करने के लिए। किन लोगों को वो अपने वश में करना चाहती थी? वो पॉलिटिशियन दशरथ लाल या प्रद्युमन चौधरी। रश्मि क्या चाहती थी इन दोनों से? पॉलिटिकल पावर? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। ओ काली बाबा, इस लड़की का मर्डर हुआ है और हमें पता चला है कि ये काला जादू करती थी, और अभी आपने बताया कि वशीकरण सीखना चाहती थी, तो सीधे सीधे बताइए ना, वशीकरण किस लिए सीखना चाहती थी? चाहती क्या थी ये लड़की? किसको वश में करना चाहती थी? अरे हम थोड़ी पूछते हैं हर किसी से कि तुम किस पे हावी होना चाहते हो। वो आई थी सीखने के लिए कि दूसरों को अपने वश में कैसे किया जाता है। वो कई महीनों तक इस विद्या को सीखने के लिए आई और हमने उसे सिखाया भी। वो बताती थी कि हमने उसे जैसा ध्यान करने सिखाया था, वो नियमित रूप से वैसा ही ध्यान करती थी। जिस तांबे के सिक्के के बारे में आप बात कर रहे थे, वो सिक्का आपको रश्मि के पास मिला? ये वो सिक्का? ये यही है, हमने ही दिया था उसे, और ये विद्या सिखाने की हमने गुरु दक्षिणा भी ली थी। कितने पैसे लिए थे? 3 लाख। तो लोगों को अपने वश में करने के लिए, वशीकरण के इस ढोंग को सीखने के लिए रश्मि ने आपको 3 लाख रुपए दिए। इसे ढोंग मत कहिए, आपकी नजर में ढोंग होगा पर शक्तियां होती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, रश्मि के कत्ल की आप छानबीन कर रहे हैं लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे आप। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों द्वारा आपको गोल गोल घुमा रहा है? ओ बाबा बस। और ये मेंढक भी इसी नौटंकी का सामान था? आप गलत कह रहे हैं। बाबा मैं जितना पूछ रहा हूं ना, सिर्फ उतना जवाब दो। ये मेरा नहीं है, ये चाइनीज माल है। चाइनीज बाबा? चाइनीज बाबा नहीं, चाइनीज माल। तो ये मेंढक आया कहां से उसके पास? हमें क्या पता, उसने हमसे ही थोड़ी संपर्क किया होगा, और भी बाबाओं से संपर्क किया होगा। उसे किसी भी परिस्थिति में वशीकरण सीखना था। पर सीखनी किस लिए थी? हमें नहीं पता साहब। हमने उसे वशीकरण की कुछ विद्या सिखाई थी। वो किस पे उसका प्रयोग करना चाहती थी, वो किसे अपने वश में करना चाहती थी, वो किस पे हावी होना चाहती थी, हमें नहीं पता। सुप्रिया, तुम रश्मि की इकलौती दोस्त थी जो हमेशा उसके साथ थी। अब ये तुम बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें इस बात का नहीं पता कि रश्मि किसके साथ क्या गुल खिला रही थी जिसने उसका मर्डर कर दिया। 3 साल पहले का परितोष मिश्रा या रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड ऋषभ चौधरी, या ऋषभ चौधरी का फादर प्रद्युमन चौधरी या दशरथ लाल, या रश्मि की ऑफिस कलीग पायल त्यागी, किसने मर्डर किया है? किसने?
इनमें से कौन है सुप्रिया जिसने मारा रश्मि को और उसके बाद उसकी लाश को संपत नहर में ले जाकर फेंक दिया? हमें नहीं पता सर, रश्मि ने हमें कभी नहीं बताया कि वो किसके साथ जाती थी। ऋषभ के अलावा कोई और भी है जिसके साथ वो जा सकती थी? देखो सुप्रिया, तुम पहले दिन से हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तुमने पहले भी हमें ऋषभ के बारे में नहीं बताया। किसका डर है तुम्हें? बोलो। क्या ऋषभ अपने फादर को फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है? क्योंकि रश्मि के फोन की लास्ट लोकेशन वीआईपी एन्क्लेव है, वीआईपी एन्क्लेव, जहाँ ऋषभ का घर है। सर, ऋषभ रश्मि का मर्डर नहीं कर सकता, इतना तो मैं जानती हूँ। सर, वो उससे बहुत प्यार करता था। हाँ, वो रश्मि से दुखी था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, लेकिन सर वो इस बात से भी दुखी था कि उसके पापा ने। सर, ऋषभ रश्मि का मर्डर नहीं कर सकता। तो फिर किसने मारा है रश्मि को? सर, रश्मि के माँ, भाई और चाचा सबसे बात की, सबके बीच में लगता सांठगांठ हो रखी, सब एक ही राग अलाप है, किसी को रश्मि के बारे में कुछ नहीं पता। सुप्रिया, रश्मि अपने परिवार वालों का जिक्र करती थी तुमसे? हाँ सर, कभी कभी जिक्र करती थी, जब वो बालापुर जाती थी अपने माँ और भाई से मिलने। और अपने चाचा के बारे में? नहीं, चाचा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तो पायल त्यागी, ऋषभ चौधरी, परितोष मिश्रा और दशरथ लाल, इन चारों में से किसी के भी फोन की लोकेशन रश्मि के घर के आसपास या फिर संपत नहर का नहीं दिखा रहा है। प्रद्युमन चौधरी? प्रद्युमन चौधरी के फोन की लोकेशन तो रश्मि के घर का ही दिखा रहा है, पर उसने तो खुद ही बोला था कि उस रात वो रश्मि के घर पे ही था। कहीं प्रद्युमन ने तो रश्मि को नहीं मारा और हमें घुमा रहा है। तो कैमरा रिकॉर्डर घर से गायब है, इसके पीछे प्रद्युमन चौधरी ही लग रहा है। पहले उसने रश्मि को मारा होगा, फिर गाड़ी में ले जाके संपत नहर में फेंक दिया होगा और किसी और से अपना फोन वापस घर भेज दियो। प्रद्युमन चौधरी का पर्सनल गार्ड है अफजल शेख, उसको उठा के पूछें। मारा उसी ने है जिसे पता था कि रश्मि के बेडरूम में कैमरा लगा है, और वो ये भी जानता था कि रश्मि ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्डिंग करती है। ये पक्की बात है कि रश्मि का मर्डर उसके घर पर ही हुआ, वो भी उसके बेडरूम में। और किलर कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने कैमरा रिकॉर्डर निकाल लिया, क्योंकि उसमें मर्डर की घटना रिकॉर्ड हो गई। तो रश्मि का पहला शिकार परितोष मिश्रा, जिसने उसे घर खरीद के दिया था, उसे पता था कि बेडरूम में कैमरा लगा हुआ है। देखो माँ हमने कैमरा सेट किया है। प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल को भी पता था कि रश्मि के बेडरूम में कैमरास लगे हुए, और उन्हें यह भी पता था कि रश्मि उनकी रिकॉर्डिंग रखती थी। और सर, रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड ऋषभ, उसे भी पता था कि रश्मि उसके पिता के साथ क्या कर रही थी। इससे यह पता चल रहा है कि अगर इनमें से किसी ने किया होता तो वो डीवीआर के साथ साथ कैमरास भी निकाल के ले जाता। वो हमारे लिए कोई ऐसा सुराग, डिवाइस या लॉकर नहीं छोड़ता जिसमें हमें पेन ड्राइव जैसा सबूत मिलता, क्योंकि ये सब जानते थे कि रश्मि रिकॉर्डिंग करती थी, और इस रिकॉर्डिंग की वजह से वो इन लोगों को ब्लैकमेल भी कर रही थी। तो वो रश्मि की ऑफिस कलीग पायल त्यागी, पायल रश्मि से नफरत करती थी, तो फिर रश्मि पायल को अपने घर के अंदर क्यों आने देगी? और सर, रश्मि को मार के सुप्रिया को क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक। तो रश्मि के बनने से किसको फायदा होगा? ये कोई ना कोई रश्मि के परिवार वाला ही है, और अब तक हम दूर के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। केस की जिस तरफ पड़ताल कर रही टीम का ध्यान नहीं गया था, अब वहीं से एक बहुत अहम सुराग मिला था, और इस जानकारी से रश्मि पांडे की हत्या के राज का पर्दाफाश हो गया था। हाँ गोविंद, बालापुर से कोई खबर? तब डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन रश्मि के भाई विकास का किराना स्टोर है, इसमें उसका पार्टनर है सोनू कश्यप, उससे बात किया मैंने। सोनू ने हमें बहुत जरूरी खबर दी है, जो विकास ने हमें कभी नहीं बताया। क्या इन्फॉर्मेशन है? भोलाराम पांडे, विकास और रश्मि का चाचा, वो दोषी हो सकता है। हमें यहाँ इस तरह से लेकर क्यों आए हैं? बैठो भोलाराम, बैठो। नहीं, पहले आप बताइए कि बात क्या है। आपके लोग ऐसे ही आए और उठाकर यहाँ ले आए? भोलाराम, आपने विकास से कहा था कि आप रश्मि के पैसे और उसकी लखनऊ वाली कोठी का अच्छा सौदा करवाकर सब कुछ सेटल कर दो। बड़े आराम से वहां विकास को अपना लपेटे में ले रहे थे तुम। लपेटे में? क्या कह रहे हैं आप? वो मेरा भतीजा है, थोड़ा भोला है, इसीलिए मैंने कहा था। भोला है तो फिर आपके नीचे दबा हुआ है। विकास, जब तेरे चाचा ने तुझसे ये सब कहा तो तूने आके हमें क्यों नहीं बताया? मैम जी, हमें नहीं लगता कि चाचा जी कुछ गलत कर सकते हैं। तेरे दोस्त सोनू कश्यप ने हमसे साफ कहा कि तू ना समझे, तेरे चाचा सब हड़प लेंगे, रश्मि के रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने रश्मि को रास्ते से हटा। नहीं, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर किया है विकास, और ये बात तुझे पता है, तो तू अपनी बहन के हत्यारे को बचा रहा है विकास, ये बात जानता है ना तू? क्या ये रश्मि की मनमर्जी थी जिसने आपको ये काम करने के लिए उकसाया? क्या फिर अपने बेटे दीपेश के थप्पड़ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और मरवा दिया रश्मि? दीपेश को थप्पड़? हाँ, थप्पड़। विकास ने हमें बताया कि रश्मि ने दीपेश को थप्पड़ मारा था, और इस बात का गुस्सा आपको भी था और दीपेश को भी। हमारी माँ कुछ भी बोले वो अलग बात है चाचा जी, लेकिन आप किस हफ्ते हमारे घर के मामलों में दखल दे रहे हैं?
रश्मि, अपने चाचा जी से ऐसी बातें मत करो। सब तुम्हारा ही किया धरा है कल्याणी। आज हमारे भाई सब जिंदा होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की। और इन्हीं हरकतों की वजह से हमें उल्टा सुल्टा सुनना पड़ता है। क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं दीपेश? सुनो रश्मि, अब तुम यही गांव में रहोगी, कोई जरूरत नहीं है लखनऊ जाकर कोई काम करने की। ये लक्षण तो देखो, कैसे कैसे कपड़े। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए ना चाचा जी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें आपकी परमिशन नहीं चाहिए। ऐसे कपड़े पहनती हो, गांव के लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाते हैं, जानती हो तुम? रश्मि, जब कोई हमारे बारे में ऐसी बातें कहे ना तो ऐसा थप्पड़ मारना चाहिए दीपेश, ना कि चुपचाप सुनना चाहिए। अब तुम और चाचा जी निकलो यहाँ से, क्या करना है वो हम खुद देख लेंगे। ये आंखें ना किसी और को दिखाना दीपेश, मुझे नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? 3 साल पहले जो तू मैं हुई थी उसके बदले अब हमें जाकर ये सब। दीपेश, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ सब कुछ। अपना फोन गांव में छोड़कर लखनऊ गया था ना तू 7 अक्टूबर को? अकेले गया था या फिर किसी के साथ गया था? साहब, हमें चीड़ थी रश्मि दीदी से, तो हम उसको मिलने क्यों जाएंगे? तो वो भी 3 साल बाद एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए। थप्पड़ की ठेस दीपेश को ही नहीं, हमें भी लगी थी, विकास को भी लगी, कल्याणी को भी लगी, हम सबको लगी थी। हम सब रश्मि के व्यवहार से और उसके पहनावे से परेशान थे। तो सबने साथ में मिलकर मारा रश्मि को। आपका बेटा दीपेश, रश्मि की मां कल्याणी और रश्मि का भाई विकास। अरे साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमें तो ये भी नहीं पता था कि रश्मि दीदी लखनऊ में कहाँ रहती है। ना खुद उसके भाई विकास को या उसकी माँ को पता था, तो हम कैसे मारते उसको? आप असली कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। हमने उसके साथ ऐसा किया था, ये किसने बताया आपको? विकास ने? नहीं, वो बता ही नहीं सकता। पुलिस को मिली एक छोटी सी सूचना के आधार पर रश्मि पांडे के सभी करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान पता चला कि रश्मि की हत्या में उसके चाचा भोलाराम पांडे और उसके बेटे दीपेश पांडे का हाथ हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। पर पुलिस की टीम के रश्मि के गांव बालापुर जाने से इस केस में एक नया मोड़ आ गया था। इसने दोषी को बेनकाब कर दिया था और ये इस केस की जांच कर रही टीम को बेहद हैरान कर देने वाला था। सर, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन के हिसाब से इनमें से हम किसी पे भी हाथ नहीं डाल सकते। सबने अपने फोन गांव में छोड़कर क्या लखनऊ में आके कांड कर दिया? तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट संपत नहर की तरफ जा रहा है, सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रहे हैं। रश्मि की लाश को नहर तक ले जाकर फेंकने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल तो हुआ होगा, शायद फुटेज में दिख जाए। हाँ महादेव, अब तो आपके डिपार्टमेंट से किसी बड़े खुलासे के होने का इंतजार है हमें। इब्राहिम, भोलाराम और उसका बेटा दीपेश और रश्मि का भाई विकास, इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये आदमी जिसने इस केस में भोलाराम को संदिग्ध बताया, ये कौन है? उसका नाम सोनू कश्यप है, विकास के किराने की दुकान में उसका पार्टनर है वो। एक बार उसे ट्रैक करो, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, ये दिखा है इस फुटेज में। 7 अक्टूबर की रात को एक रोड पर जहाँ सीसीटीवी लगा, एक टैक्सी में है, खुद चला रहा है, लेकिन ये संपत नहर वाली रोड नहीं बल्कि लखनऊ की एक रोड। ये तो सोनू ही है। और उसने हमें बताया था कि भोलाराम ही दोषी है। नहीं सर, मैंni क्रॉस चेक किया। 7 अक्टूबर की रात को सोनू के फोन की लोकेशन उसके गांव बालापुर की ही है। मतलब ये सोनू हमें घुमा रहा है। ये क्या गेम खेल रहा है तो सोनू? लखनऊ में 7 अक्टूबर को तो दिखा है तू, और तो सब कुछ भोलाराम पांडे और उसके बेटे दीपेश पे डाल रहा। देख बेटा, जब पड़ेगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो तेरी शक्ल बता रही है कि एक ही थप्पड़ काफी होगा तेरे लिए। अभी रुक, अभी नहीं, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। दीदी से मिलने कोई गया है। विकास, तू यहाँ? वो कुछ काम था दीदी। कैसा काम? वो कुछ पैसे चाहिए थे। इसको क्यों लेके आए यहाँ?
दीदी हम इसके साथ ही आए हैं, इसकी गाड़ी में। एक बात बता, आज जब दोपहर में हम बालापुर आए थे तो माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें पैसे चाहिए। दीदी वो हमको चाहिए दुकान के लिए। तुमसे अगर दुकान संभाली नहीं जाती तो उसको बंद करके घर में बैठ जाना, कदे नुकसान कम ही होगा। सुन, 5,000 नहीं दे सकती, ये ले 2,000 रख ले, इतने ही बहुत है। तू जो चाहे वो करेगी, बिना बताए घर बेचेगी, दूसरों को ठग के पैसे लूटेगी, और हमें 5,000 रुपए चाहिए तो सिर्फ 2,000 रुपए देगी। पैसे रखने तो रख, वरना निकल यहाँ से। वैसे तेरी औकात इतने की भी नहीं, फिर भी दे रहे हैं ना। अरे विकट, विकट क्या कर रहे हो? विकट छोड़, छोड़ो हमें। बहुत हो गया दीदी, तुमने हमारी बहुत औकात दिखा ली, अब हम तुझे चल निकलते हैं यहाँ से। तू वो कैमरा रिकॉर्डर निकाले, जल्दी देख, यहीं कहीं होगा। वो लोगों को ब्लैकमेल करके ठगने के लिए लगा के रखती है। हमें पता था कि लखनऊ के रास्ते पर सीसीटीवी हो सकते हैं, इसीलिए विकास पीछे वाली सीट पर छुप गया। हम जानते थे कि सिर्फ हमें देखकर किसी को शक नहीं होगा कि इस हत्या में कौन कौन। हमें लगा था पत्थर के वजन की वजह से रश्मि की बॉडी कभी पानी के ऊपर नहीं आएगी। भोलाराम भी शामिल था इस साजिश में? था या नहीं? नहीं, विकास ही अपनी बहन को मारना चाहता था। रश्मि पांडे के छोटे भाई विकास पांडे का नाम इस हत्याकांड में सामने आया था, लेकिन और भी चौंका देने वाली सच्चाई सामने आने वाली थी। हाँ, हमें पता था कि विकास ने ही रश्मि की हत्या की थी। उसने हमें उसी रात बता दिया था जिस रात रश्मि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को वो नहर में फेंक के आया था। तुमने ठीक किया बेटा, वो उसी लायक थी। हमारे बेटे ने जिसकी हत्या की वो रश्मि अब वो थी ही नहीं जिसे हमने जन्म दिया था, पाल पोस के बड़ा किया था। बहुत झेल चुके थे उसको, बहुत बातें सुन चुके थे उसकी। माना कि वो गलत थी, पर क्या तब भी उसकी हत्या करना सही था? आपके लिए कहना आसान होगा साहब, लेकिन उसने जो किया, उसकी हरकतों को भुगतना हमारे लिए आसान नहीं था। चाचा जी और मुझे गाँव वालों के ताने सुनने पड़ते थे कि तुम्हारी दीदी ऐसी है, उसने ये किया। पर क्या कभी उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था? हाँ, नुकसान किया। वैसे उसको हमारी कुछ नहीं पड़ी थी, लेकिन जब खुद को जरूरत पड़ती थी तो हमें याद आते थे, और जब भी वो घर आती सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। चाचा जी, मैं, दीपेश, सबको बहुत खरी खोटी सुनाती थी। खुद तो सारे गलत काम करती थी, लेकिन हमें नाकारा, ढक्कन ये सब बुलाती थी। बोलती थी हम किसी काम के ही नहीं है, जो मुंह में आता था वो सब कुछ हमें बोल देती थी। सारी हदें पार कर चुकी थी और हमने उसे उसके किए की ही सजा दी। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? तुम सिर्फ एक हत्यारे हो जिसने रश्मि की हत्या की है, और तुम्हारे साथ वो तुम्हारा पार्टनर सोनू और तुम्हारी माँ भी हत्यारे ही हैं। हाँ, हम हैं गुनहगार। रश्मि की हरकतों की सजा हम हर दिन भुगत रहे थे। कम से कम उसकी मनमानियों से छुटकारा तो मिल गया, और हमें जिस चीज से आजादी चाहिए थी वो हमें मिल गई। रश्मि पांडे का भाई विकास पांडे, उसके पार्टनर सोनू कश्यप और रश्मि की मां कल्याणी पांडे को इस हत्या के लिए हिरासत में ले लिया गया। इस पूरी कहानी में किसके साथ धोखा हुआ? कोई इंसान कुछ भी पाने के लिए लोगों को धोखा दे सकता है। अपने स्वार्थ और कुछ भी पाने की जिद में वो अपने किसी भी गलत कदम को सही ठहरा सकता है, लेकिन ऐसा करके कोई इंसान कहां तक पहुंच सकता है? रश्मि की हत्या को उसके बुरे कर्मों की सजा बताकर इस अपराध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह अपराध ही है। झूठ और फरेब इंसान को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाता है, जहां वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के साथ वो कितना गलत करता है इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच और स्वार्थ इंसान के देखने और समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, और ये उसके लिए घातक साबित होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें,
क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। सड़क पर चलते चलते एक आदमी को उसके दोस्त ने आवाज देकर पुकारा। आदमी ने पलटकर देखा, हाथ ऊपर किया, अपने दोस्त से मिलने गया और उसके बाद गायब हो गया। गायब, एकदम गायब। उसके बाद दिखा ही नहीं, ना तो वो आदमी और ना उसका दोस्त। क्या ऐसा भी कभी होता है? पापा, हाँ मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो बाय। मनीषा, आज दीदी के यहाँ जाना है तुम्हें? हाँ? देखो, आज तुम पूरा दिन अपनी दीदी के साथ रहो। मैं जब काम से लौटूंगा तो तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। ठीक है। देखा मैं कितना ख्याल रखता हूं तुम्हारा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ, मम्मी जी को सिर्फ सब्जी चढ़ाना रहेगा। हाँ ठीक है। मनीषा बेटा, तू खुश है ना? मैंने हरीश से कहा है इतवार को वो तुझे पिक्चर दिखाने ले जाए। नई नई शादी हुई है, घूमना फिरना तो चाहिए ना। फिल्म का टिकट आज ही बुक कर लूंगा। कौन सी फिल्म देखोगी? कोई भी चलेगी। अरे कोई भी कैसे चलेगी? इतनी सारी फिल्में लगी है, कोई तो देखने का मन होगा तुम्हारा। कोई भी देख लूंगी। बस बस बस, चलो आओ। हरीश, हाय। मनीषा, एक काम करो, तुम जाओ, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, ठीक है? और उसके बाद वहां से काम पे चला जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कंचन दीदी का घर? आगे से राइट लोगी, उसके बाद लेफ्ट लेना। लेफ्ट लेते ही पहला मकान। ठीक है। पहुंच जाओगे ना? दीदी, मनीषा, मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? अच्छी हो। चल अंदर चल। ये लो जीजू, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। क्या बात है मनीषा, तू जब जब आती है ना तभी मुझे अदरक वाली चाय मिलती है। ना तेरी दीदी तो। हाँ हाँ, मैं सब सुन रही हूँ। आप मेरी बहन से मेरी ही चुगली कर रहे हैं। देखो, किचन में मगर कान यही लगे हुए हैं। और तेरा हीरो का है हरीश, वो भी आने वाला था ना साथ में? आए ना, वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे। अच्छा बैठो ना। हनीमून का क्या प्लान है? कहीं लेके जा रहा है कि नहीं तुझे हरीश? हाँ, शिमला जाने की बोल तो रहे थे। अब अगले महीने छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे। मनीषा, तू खुश है ना? मनीषा, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तेरे सास ससुर, तेरा देवर, सबसे बनती है ना तेरी? अरे ऐसे सर क्या हिला रही, कुछ बोल। हाँ दीदी, सब ठीक है। और अभी तो शादी हुई है, सबको समझने में, घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये बात भी है। मम्मी पापा की याद आती है? थोड़ी थोड़ी याद तो आएगी, लेकिन अब हरीश का घर ही तेरा घर है। अपने घर को अच्छे से संभाल, सबका ख्याल रख। और पता है, बहुत नसीब वाली है तू, हरीश इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे। फिर सर हिला रही है, कुछ बोल। हाँ दीदी, मुझे पता है मेरा ही घर है, मुझे ही संभालना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब मुझसे यही बात करेंगे। अभी जब घर गई थी 24 घंटा मम्मी पापा मुझे यही समझाते थे कि तेरा घर है, तुझे ही संभालना है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मनीषा, हरीश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। क्या कहा था उसने, कितने बजे आएगा तुम्हें लेने? बोले थे शाम में काम से वापस जाते वक्त ले लेंगे।
पर 7 बजे तक तो आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो 7:30 बज गए हैं, अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। अमित, हरीश अभी तक आया नहीं मनीषा को ले जाने। क्यों? फोन करो उसे, पूछो कहाँ पर है। किया था, फोन अभी भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? ये क्या हो गया हरीश को? सुबह में बोला था आऊंगा और आया ही नहीं। दोपहर में भी मैंने फोन किया था, उससे में भी फोन बंद था। कोई काम में अटक गया होगा। चल मनीषा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। बाय दीदी। बाय। ख्याल रखना। हाँ, ध्यान से जाना। हाँ। थैंक यू जीजू। बाय। बाय। पर मनीषा, हरीश रह कहाँ गया? वो तो तुझे कंचन के यहाँ से लेकर आने वाला था ना? पर वो आया ही नहीं, तो जीजा जी मुझे छोड़ कर गए। हरीश भैया का फोन भी बंद आ रहा है, लग नहीं रहा। उनका फोन तो बहुत देर से नहीं लग रहा है। दीदी भी उन्हें लगा रही थी फोन। सुबह कहकर गए थे कि 10-15 मिनट में दीदी के घर आ जाएंगे, फिर वहीं से काम पर जाएंगे, पर आए ही नहीं। सुमित बेटा, तू एक काम कर, तू हरीश के सेठ को फोन कर। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से दुकान पर ही हो। पर भैया अगर दुकान पे रुकेंगे भी तो भी सब फोन क्यों बंद रखेंगे? अरे तू पहले फोन तो कर, फिर बाद में पूछेंगे कि उसने फोन क्यों बंद कर रखा है। हेलो। हाँ सुमित बेटा, नहीं हरीश तो आज सुबह से काम पर ही नहीं आया। 10:30 बजे मैंने दुकान खोली थी, तब से मैं भी उसे कॉल लगा रहा हूँ। लेकिन गौतम अंकल, हरीश भैया तो सुबह काम के लिए ही निकले थे। निकला होगा, पर वो आज पूरे दिन काम पर नहीं आया। पापा, गौतम अंकल कह रहे कि हरीश भैया आज दुकान पे गए नहीं। बेटा मनीषा, हरीश किस दोस्त के साथ गया था सुबह? पता नहीं पापा जी, उनके किसी दोस्त ने आवाज दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दीदी के घर चले जाऊं और वो थोड़ी देर में आएंगे, पर आए ही नहीं। पर दोस्त कौन था? पता नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं देखा। योगेश भैया या अरशद भाई? मैंने देखा नहीं देवर जी। मैं लखनऊ में हूँ, मेरी तो हरीश से आज बात तक नहीं हुई। मैं तो कल ही लखनऊ आया था, कुछ काम से आया हूँ, परसों वापस आ रहा हूँ। सुमित, क्या बात है? तो बहुत परेशान लग रहा है। योगेश भैया, हरीश भैया का फोन बंद आ रहा है। सुबह उनको कोई दोस्त मिला था जब वो मनीषा भाभी को उनकी दीदी के घर छोड़ने गए थे। मुझे लगा कि आप या अरशद भाई होंगे। नहीं सुमित, मैं तो आज मिला ही नहीं हरीश से। नहीं, मैं अगर हरीश को मिलता तो दूर से आवाज देकर भाभी से बिना मिले थोड़ी ना चले जाता। अरे कोई दोस्त था भी तो तुमने देखा तक नहीं वो कौन था? नहीं, वो बोलकर गए थे तुम दीदी के यहाँ जाओ, मैं आता हूँ। मैंने उस तरफ देखा ही नहीं। भैया अरशद भाई और योगेश भैया से भी नहीं मिले। अरे यही तो 2 दोस्त हैं उसके, अगर उनसे नहीं मिला तो फिर गया कहाँ हरीश? आपने अपने रिश्तेदारों से पता किया? शायद वहां गया हो। हाँ, सबसे बात कर ली। हरीश किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया है, लेकिन वो कहीं जाएगा भी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगा? वो कल सुबह अपनी पत्नी मनीषा को उसकी बहन कंचन ठाकुर के यहाँ छोड़कर काम पर जाने वाला था। कंचन यही मंटू चौक के पास रहती है, पर ना तो वो काम पर गया और ना ही बहू को लेने उसके बहन के घर पहुंचा। आप हरीश का फोटोग्राफ और फोन नंबर और बाकी डिटेल्स दे दीजिए, हम पता करते हैं। और आप भी पता कीजिए कि कहीं गया हो और उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। साहब, वो कल सुबह से गायब है, फोन कहीं भी चार्ज कर सकता था। जी सर। और भैया ऐसे इंसान भी नहीं कि उन्हें कोई दोस्त मिल जाए तो वो अपना काम छोड़ के उनके साथ चले जाए। भैया के 2 ही खास दोस्त हैं, योगेश भैया और अरशद भाई, लेकिन इन दोनों में से वो कल किसी के साथ भी नहीं थे। हरीश ऐसे कैसे जा सकता है किसी दोस्त के साथ? ये अभी तक लौटा ही नहीं। मनीषा को कुछ नहीं पता कि कौन था वो दोस्त? नहीं पापा, मनीषा ने देखा ही नहीं कि किस दोस्त ने आवाज दी। वो सीधे मेरे घर आ गई थी। उसके बाद पूरे दिन पापा मैंने अपने फोन से हरीश को फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कंचन? पता नहीं पापा, ऊपर से मनीषा के ससुराल वाले बार बार उसी से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ मैं और अमित भी परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया हरीश? मनीषा और हरीश के बीच वहाँ सब ठीक तो था ना? उनके बीच कुछ ऐसा होता तो हरीश कुछ तो बताता ना। ऐसे गायब हो जाएगा क्या? और अभी 6 दिन पहले ही तो मैं मनीषा को भोपाल छोड़ के आया हूँ। उसने तुझे कुछ बताया था क्या? हरीश और उसके बीच कोई अनबन, कोई झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अगले महीने वो हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं। सब कुछ ठीक था तो ऐसे अचानक हरीश कहाँ गायब हो गया? 15 अप्रैल 2014
ये वो दिन था जब हरीश को आखिरी बार देखा गया था। हरीश को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरीश की अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। क्या यह घटना अचानक घटी थी या फिर इसकी साजिश पहले से रची जा चुकी थी? क्या हरीश का अपनी नई ब्याहता पत्नी मनीषा को उसकी बहन के घर भेजना उसी प्लानिंग का हिस्सा था? हम उस दिन सुबह दीदी के घर जाने के लिए निकले। उन्होंने रिक्शा पकड़ा और हम दोनों रिक्शा में बैठ गए। फिर उन्होंने दीदी के घर के पास रिक्शा रुकवाया। मनीषा, तुम्हें उस रिक्शा का नंबर याद है? नहीं। मम्मी का ऑर्डर है कि तुम्हें फिल्म दिखाने के लिए ले जाना है। तुम्हारी दीदी के घर से कितनी दूरी पे रोका था रिक्शा? बस चलो आओ। दूरी तो पता नहीं, लेकिन वहां से सीधा जाकर मैंने राइट लिया था और फिर लेफ्ट लेते ही पहला मकान दीदी का। और तुमने वाकई नहीं देखा कि तुम्हारे पति को किसने आवाज दी थी? हरीश, हाय। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मुझे लगा नहीं था कि हरीश जी जिससे मिलने जा रहे हैं उससे मिलकर वापस ही नहीं लौटेंगे। देखिए, अभी तक हमारे पास हरीश की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कल तक हमारे पास उसके फोन की लोकेशन आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि उसका फोन कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है। इस मनीषा ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। क्या कर सकती है वो, और क्यों करेगी? आपने अभी भी बताया कि इन दोनों की शादी को सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, तो क्या मनीषा खुश नहीं है ये शादी से, या हरीश खुश नहीं है? मैडम, ये कैसा सवाल है, शादी से खुश थे या नहीं? अभी शादी को 1.5 महीना ही तो हुआ है। मैडम, मनीषा और हरीश दोनों को एक दूसरे से मिलवाया गया था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। सबकी खुशी और मर्जी से शादी हुई थी दोनों की। ओम अनुभद्रः कृतवोयन्तो विस्तोदासो अभृतासो भेदा देवानो यथो सदमिति व्रते असन्न प्रभुः। मैडम, मैं हरीश को पहले से ही जानता हूँ, दोस्त है वो मेरा। जब कंचन के पापा ने कहा कि वो मनीषा के लिए लड़का ढूंढ रहे, तब मैंने उन्हें हरीश के बारे में बताया था। और मनीषा का रिश्ता लेकर हरीश के घर भी मैं ही गया था। मैडम, सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ था। तो फिर क्यों अचानक हरीश किसी दोस्त को मिलता है और एक दिन ऐसे गायब हो जाता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा मैडम। और ये बात तो गलत है ना मैडम। मनीषा के ससुराल वाले उस पर ही सारा इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि उस दिन हरीश ने खुद उससे पूछा था कि अपनी दीदी के घर जाना है। मैं उस दिन सुबह बिस्तर ठीक कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम्हें अपनी दीदी के घर जाना है तो चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने ऐसा क्यों कहा? वो अचानक तुम्हें तुम्हारी बहन के घर क्यों भेजना चाहता था? पता नहीं मैम, मैंने पूछा नहीं। आपका बेटा हरीश खुद मनीषा से कहता है कि आज तुम अपनी बहन के घर चली जाओ, मैं काम पे जाते वक्त तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और लौटते वक्त तुम्हें वहां से ले आऊंगा। तो आप ये कैसे कह सकती है कि मनीषा ने हरीश के साथ कुछ किया है? क्या मनीषा और हरीश के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी? साहब, 1 मार्च को जबलपुर में मनीषा और हरीश की शादी हुई और 3 मार्च को वो यहाँ हमारे घर भोपाल आई। जब से मनीषा शादी करके आई है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, अपने में ही गुमसुम रहती है। घर का सब काम करती है, खूब हाथ बटाती है वो, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने मन में कुछ दबा के रखा है, बिना किसी भाव के बस निभाए जा रही है। यहाँ तक कि घर के हर एक सदस्य ने उसे अलग अलग पूछा कि वो ये शादी से खुश है या नहीं। मनीषा बेटा, तू इस शादी से खुश है ना? बहू, तुम खुश तो हो ना? हमें लगा बस 23 साल की है अभी, मैके की याद आ रही होगी, इसलिए खुद हमने सामने से हरीश से कहा कि कुछ दिनों के लिए उसे अपने माँ बाबूजी के यहाँ छोड़ आए। 25 मार्च को हरीश उसे जबलपुर छोड़ने गया और उसके बाद 6 अप्रैल को उसका भाई विनोद यहाँ उसे भोपाल छोड़ने आया। अरे बेटा, नमस्ते। आवा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। नमस्ते आंटी। अरे विनोद बेटा, ऐसे कैसे बिना खाना खाए चले जाओगे? नहीं अंकल, वो मैं घर जाके। नहीं, कुछ नहीं, चलो बैठो। बिना खाए तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो हाथ मुंह धो लो और थोड़ा आराम कर लो, तब तक खाना तैयार हो जाए। तो इन सब चीजों की वजह से आपको लगता है कि मनीषा खुश नहीं थी? अब कैसे बताया आपको, जब भी देखो गुमसुम रहती है, अपने से कभी कुछ नहीं बोलती। सर, मम्मी बताने में हिचकिचा रही है। मैं आपको बताता हूँ इन्हें मनीषा भाभी पर शक क्यों है। हाँ बोलो सुमित। सर, 15 तारीख की रात को भैया जब घर नहीं लौटे, तभी हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन भाभी को कुछ असर ही नहीं था, एकदम आराम से थी वो।
मैंने सब जगह पता कर लिया, हरीश भैया कहीं पर भी नहीं है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कैसी पत्नी है ये? हाँ, पति घर से गायब है और ये चुप चुप के खाना खा रही थी, अब आराम से सो रही है। इसे कुछ नहीं पड़ी है हरीश की। सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह से पति घर से गायब हो और भाभी आराम से सो रही हो। उसके पहले उसने चुपके से ठूस ठूस के खाया। हमने जब मनीषा से उसका फोन नंबर मांगा तो उसने कहा उसके पास फोन ही नहीं है। क्या सच है ये? हाँ, उसके पास फोन नहीं है। तो शादी के पहले से ही उसके पास फोन नहीं था या शादी के बाद से? शादी के पहले से ही नहीं था। लेकिन हरीश भैया बोल रहे थे कि शादी के बाद वो भाभी को एक फोन दिला देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग घर जाइए। हरीश के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो हम आपको बताते हैं। भैया को गायब हुआ आज 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ हम जानते हैं। सुनिए, हमने सभी पुलिस स्टेशन में हरीश की डिटेल्स भेज दी। जीजा जी मैं क्या कर, मुझे भूख लगी थी और वो लोग तो खाना ही नहीं खा रहे थे, तो मैंने चुपके से खा लिया और जैसे ही बेड पर आकर बैठी मेरी नींद लग गई। मुझे लगा था हरीश जी देर से ही सही पर घर आ जाएंगे। और आप लोगों ने सारा इल्जाम मनीषा पे लगा दिया कि उसने ही कुछ किया है। कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लेते कि आपका खुद का बेटा उसे मेरे यहाँ छोड़ने आया था और उसके बाद पूरा दिन वो मेरे साथ थी। जब हरीश उसे शाम को लेने नहीं आया, कितना परेशान हो गई थी खुद वो। देखिए अंकल आंटी, मनीषा अभी बस 23 साल की है, इतनी बड़ी नहीं है वो। पहली बार घर से बाहर निकली है, बचपना है अभी उसमें। भूख लग गई तो खा लिया, आंख लग गई तो सो गए। मगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना कि। ऐसा भी क्या बचपना अमित बेटा? चलो तुम ही बता दो, किसी दिन तुम टाइम पे घर पे ना पहुंचो, तुम्हारा कोई अता पता ना हो, तो क्या कंचन के गले से निवाला उतरेगा? क्या वो ऐसे पैर पसार के सोएगी? अगर खा लिया, सो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने कुछ किया हरीश के साथ। दीदी बात सिर्फ इतनी नहीं है। दोनों घर से साथ निकलते हैं, रिक्शा लेते हैं, साथ में उतरते और फिर भैया को कोई आवाज लगाता है और भाभी देखती तक नहीं है। देखो मनीषा पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, तुम खुद ही सोचो। और अमित, तुम तो हरीश के दोस्त हो ना, तुम ही बताओ वो बताए बिना कैसे जा सकता है? अंकल मैं समझ सकता हूँ, मगर आप ही नहीं, हम सब परेशान हैं। और अंकल, हरीश अगर आपका बेटा है ना तो मनीषा का पति है। आपको चिंता हो रही है तो हमें भी चिंता हो रही है। मम्मी पापा इतने परेशान हैं, जबलपुर से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ना बेवजह के इल्जाम मत लगाइए मनीषा पर। बिरजू। हाँ उस्मान भाई। अरे उस्मान भाई, दिन भर में 10-10 सवारी आती है यहाँ, अब सबकी शक्ल कैसे याद रहेगी? हाँ पता है बिरजू, और शायद किसी को तो याद होगा। हाँ ये फोटो रख और मैं इन लोग को ही फोटो भेज दूंगा। पता करने की कोशिश कर कि ऑटो रिक्शा कहाँ का है। 15 अप्रैल सुबह 8 बजे की बात है। सुहान नगर से मंटो चौक की सवारी थी। ये हरीश राठौर है और इसकी बीवी मनीषा। हरीश राठौर ऑटो से उतरा, उसके बाद गायब हो गया। ये सब ऑटो वाले और यूनियन वाले से पता करके बताओ कि किसी ने उसे देखा है या किसी को याद है तो मुझे बताएं। सर फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज। मूर्तिगंज? ये मूर्तिगंज तो मंटू चौक से करीब 1 घंटे की दूरी पर है ना। ये सुहान नगर और ये मंटू चौक और ये है मूर्तिगंज, जो सुहान नगर और मंटू चौक से काफी दूरी पर है। सुहान नगर से मंटू चौक रिक्शा से पहुंचने में करीब 10 मिनट लगते हैं। सर अगर हरीश रिक्शा या गाड़ी से भी मूर्तिगंज गया हो तो उसे कम से कम 1 घंटा लगा होगा वहां पहुंचने में, क्योंकि सुबह 8 बजे के दौरान उस रूट पे अच्छी खासी ट्रैफिक हो जाती है। सवाल यह है कि हरीश उस दोस्त के साथ मूर्तिगंज क्यों गया, जबकि उसने मनीषा से यह कहा था कि वो 10 से 15 मिनट में वापस लौटेगा। सर हमने आसपास जितने भी रिक्शा वाले हैं, जितना भी रिक्शा स्टैंड है, उन सबसे पता लगाया, यहाँ तक कि उनकी यूनियन वालों से भी बात किया, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं है कि किसी ने उस दिन हरीश या मनीषा को वहाँ देखा। भाई हम मूर्तिगंज क्यों जाएंगे? वहाँ उनका कोई काम पड़ता हो? नहीं पापा, वहाँ पे उनका कोई दोस्त भी नहीं जिनसे वो मिले होंगे। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक हरीश का फोन मंटू चौक से मूर्तिगंज की तरफ गया और मूर्तिगंज में जाकर के स्विच ऑफ हो गया। क्या हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा? नहीं सर, हरीश भैया ऐसे इंसान है ही नहीं क्यों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे। मैडम हरीश मेरे यहाँ पिछले 4 साल से काम करता है। उसके और उसके परिवार वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। गौतम जी आप तो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, तब तो आपको ये भी पता होगा कि हरीश इस शादी से खुश है या नहीं। खुश? बहुत खुश है मैडम। शादी तय होने के बाद से ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 महीने बाद हनीमून के लिए शिमला जाने वाला है। रोज मुझे अपनी छुट्टी याद दिलाता है। निशा को अपने साथ जबलपुर ले जा रहे हैं हम लोग। सही नहीं किया आपने हमारी बेटी के साथ। वीना जी हमारी हालत तो समझिए,
4 दिन से हमारा बेटा घर नहीं लौटा है। वो नहीं लौटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेटी को दोषी ठहराएंगे। कैसे कैसे सवाल पूछ रही है पुलिस कि जबलपुर में उसका कोई चक्कर है क्या? और उसी से नहीं, जबलपुर के पुलिस के खबरी हमारे पास पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सबसे उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं। देखिए ओम जी, फिलहाल तो हमें अपने बेटे की चिंता है। वो कभी ऐसे बताए बिना गए। राम जी, हरीश हमारा भी दामाद है, हमें भी उसकी चिंता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पे इल्जाम लगाने लगे कि हरीश मनीषा के साथ खुश नहीं था और वो भागने का नाटक रच रहा है और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। पुलिस कंचन से पूछ रही, हमसे सवाल कर रही है कि मनीषा को फोन क्यों नहीं दिया, उसका किसी के साथ चक्कर है क्या, उसकी वजह से उसका फोन छीना क्या? क्या मतलब है इन सवालों का? आप ही बोलिए। मनीषा इस शादी से दुखी लग रही थी क्या? मनीषा शादी के लिए राजी नहीं होती तो क्या मैं ये शादी करवाता? बलराम जी, मालती जी, मनीषा बच्ची है। ऐसी बातें पुलिस से कहने से पहले जरा सा सोच तो लेते। मनीषा के माता पिता उसे वापस अपने साथ अपने घर जबलपुर लेकर आ गए। हरीश के पिता बलराम राठौड़ और उसका छोटा भाई सुमित लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे इस उम्मीद में कि हरीश की कोई खबर मिले। उधर जबलपुर में मनीषा के माता पिता भी उससे पूछते रहे कि 15 अप्रैल को उसका पति हरीश किस दोस्त के साथ गया था, पर मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। याद करके देख। मनीषा का परिवार जानना चाहता था कि क्या मनीषा और हरीश के बीच कोई झगड़ा या अनबन थी जिसकी वजह से हरीश इस तरह से अचानक एक दिन चला गया था। पुलिस हरीश के दोस्त योगेश वर्मा और अरशद खान से भी बार बार पूछताछ कर रही थी, पर हर बार उनका भी यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि हरीश कहां चला गया है। पुलिस ने हरीश की फोटोज और पोस्टर्स से भोपाल की अखबारों और दीवारों को भर दिया था, इस आशा में कि कहीं से हरीश की कोई खबर मिले। सुमित, हमने हरीश का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया। जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होता है हमें पता चल जाएगा कि उसकी करंट लोकेशन क्या है। सर, जबलपुर से कुछ पता चला कि भाभी का वहां पे? नहीं सुमित, ऐसा तो कुछ सामने नहीं है। हमने मनीषा की बहन कंचन और उसके पति अमित से कई बार पूछताछ की कि कहीं उनका तो कोई हाथ नहीं है हरीश के गायब होने में, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान या मकसद सामने नहीं आया जिसे यह पता चल सके कि हरीश को मिलने कौन आया था जिसके बाद वो गायब हो गए। आंटी, मैंने अपने दोस्त से पता करवाया है, वहां जबलपुर में मनीषा के दूसरी शादी की कोई बात नहीं चल रही है। और वैसे भी वो दूसरी शादी कर भी नहीं सकती है क्योंकि हरीश अभी तक सिर्फ लापता है और कुछ पता भी तो नहीं चला है कि वो अब। कंचन दीदी बोल रही थी हरीश जीजा जी के घर वाले उन्हें अभी तक ढूंढ रहे हैं। ढूंढेंगे ही ना बेटा, उनके घर का बड़ा बेटा गायब हुआ है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। मनीषा, हम तेरी सारी बात मानते हैं, सही है, पर बेटा हरीश को कोई परेशानी थी क्या? नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं थी। हरीश से तेरी ठीक से बात तो होती थी ना, कोई मनमुटाव तो नहीं था? नहीं मम्मी, सब कुछ ठीक था। अमित, आप हरीश को 2-3 साल से जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ? अमित, वो ऐसे कैसे जा सकता है? पता नहीं कंचन, हरीश को गायब हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ और। ऐसे कैसे कोई दोस्त उसे बुलाता है और फिर आज तक वो गायब है? कैसे हो सकता है? अब तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। मैं तो अब भी यही कहूंगी कि उस मनीषा ने मेरे हरीश के साथ कुछ गलत किया है। बलराम जी, मैंने आपके कहने पर सुहान नगर पुलिस थाने से केस फाइल मंगवाकर अच्छी तरह पढ़ी। लोकल पुलिस ने कहीं कोई कुताही नहीं बरती, जो कर सकते थे सब किया है। हरीश का फोन अभी भी सर्विलेंस में है। डीसीपी साहब, आप ही बताएं, ऐसा कैसे कोई 20 सड़क पर किसी दोस्त के बुलाने पे जाता है और गायब हो जाता है? आज 1.5 महीने हो गए मेरे बेटे को गायब हुए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। सर, अक्सर सुना है कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसे भीड़ में अचानक कोई गायब नहीं होता। मेरे भाई इंसान है, कोई पानी नहीं जो भाप बन के उड़ गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, बहुत ही शरीफ बच्चा है मेरा। मैं अपनी खास टीम लगाता हूँ हरीश मिसिंग केस में। सर, हरीश की फैमिली ने सीधा हरीश की पत्नी मनीषा पर शक जताया है और शक जताने का मेन कारण यह है कि जिस दिन हरीश गायब हुआ था उस दिन मनीषा ने आराम से खाना खाया और बेफिक्र होकर सो गई। लेडी किलर, पहले मर्डर किया, फिर आराम से खाना खाया और सो गई।
सर, लोकल पुलिस को लड़की के अतीत में कुछ नहीं मिला। बाकी केस में उन्होंने छानबीन की है, पर रेलवे स्टेशन और एक्सीडेंट पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि हरीश कहाँ हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है। हरीश के उस दोस्त का भी पता नहीं चला होगा जिसने उसे पीछे से आवाज देकर बुलाया था। हरीश, हाय। नहीं, हरीश के 2 ही खास दोस्त हैं। एक है योगेश वर्मा, जो उस दिन लखनऊ में था, और दूसरा अरशद खान, जो उस दिन अपने गैरेज पे था। लोकल पुलिस ने उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। हरीश को गायब हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या लगता है तुम्हें, मर्डर हुआ होगा उसका? सर, हरीश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगा हो कि वो पहले से परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो या शादी से खुश ना हो, इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया। हरीश की इमेज बहुत ही सीधे साधे आज्ञाकारी बेटे की है। उसकी लाइफ में कोई लड़की? लोकल पुलिस को उसके फोन रिकॉर्ड्स और छानबीन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर, जैन सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो लेट नहीं कपिल, तुमने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है। लेकिन इस केस में कोई था जिसने 15 अप्रैल को अचानक एंट्री मारी थी और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पूजा, हरीश की फैमिली से कहो कि शादी के एल्बम लेकर आए। सर, ये ओम और बीना मनीषा के माता पिता, और ये मनीषा की बड़ी बहन कंचन और उसका पति अमित। और सर ये विनोद है, मनीषा भाभी का छोटा भाई। और ये दोनों हरीश के दोस्त, अरशद खान और योगेश वर्मा। ये लड़का कौन है जो मनीषा के परिवार के साथ भी नजर आ रहा है और इस फोटो में अलग से हरीश और मनीषा के साथ है इस औरत के साथ? पता नहीं सर, मनीषा भाभी का कजिन होगा शायद, लड़की वालों की तरफ से था, लेकिन इसका नाम नहीं पता हमें। शादी में तो हरीश और मनीषा काफी खुश लग रहे हैं। लग नहीं रहे, खुश थे साहब। ये मनीषा का जीजा अमित, मनीषा का रिश्ता लेकर यही आया था ना आपके पास? जी। हरीश ने मनीषा को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। जी, हरीश भैया को मनीषा भाभी बहुत पसंद आई थी। और मनीषा को भी हरीश काफी पसंद आया था? पता नहीं, पर वो लोग तो यही कह रहे थे। शादी तय होने के बाद मनीषा और हरीश की फोन पे बात होती थी? जी। हरीश मनीषा से बात करने के लिए मनीषा के पिता ओम प्रकाश के नंबर पे फोन किया करता था। हाँ सर। बलराम जी, सुमित, शादी के बाद 1.5 महीने में क्या कभी मनीषा अकेले मार्केट गई थी या फिर काफी देर के लिए घर से बाहर अकेले रही हो? नहीं, अकेली तो वो कभी बाहर नहीं गई। शादी के बाद 3 हफ्ते वो यहीं रही, उसके बाद मैके चली गई, 1 हफ्ते बाद लौटी। लौटने के 1 हफ्ते बाद तो ये हो ही गया था। उसके बाद उसके माँ बाप उसे लेकर चले गए। मनीषा ने कभी किसी से बात करने के लिए आपसे फोन मांगा था? नहीं सर, मुझसे तो कभी फोन नहीं मांगा। मुझसे भी नहीं। हरीश के फोन रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मनीषा ने किसी से बात की हो। आप लोगों ने पक्का कभी नहीं देखा कि मनीषा के पास कोई फोन था? साहब, हमें पता है उसके पास कोई फोन नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी मनीषा से बात करने के लिए मेरे फोन पे फोन किया करते थे। सर, मनीषा भाभी के पापा ही नहीं, उनकी बड़ी बहन और जीजाजी भी हमारे फोन पे कॉल करते थे। हरीश के गायब होने के पीछे मनीषा का ही हाथ है। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। अजीब बात है कि एक 23 साल की लड़की के पास फोन नहीं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं लगता कि मनीषा के माँ बाप से बात करने का कोई फायदा है। वो अब भी वही कहेंगे जो पहले कहा था। शायद मनीषा के अतीत के बारे में उसके माँ बाप को कुछ मालूम ही ना हो, और मालूम होगा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद शायद वो अनजान बन रहे हो। अब हम कोई खबर ही नहीं लगाएंगे, कोई सीधी कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी। तुम दोनों अभी जबलपुर निकल जाओ और अपने तरीके से काम शुरू करो। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरीश मिसिंग केस को हल करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंची, पर उन्होंने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा के पिता के घर के आसपास ही एक घर किराए पर लिया। शांति से, चुपचाप, बिना किसी संदेह को जाहिर होने दिए, क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा और उसके पूरे परिवार पर नजर बनाए रखी। मनीषा की हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की नजर बनी हुई थी।
444865 ये नंबर रुपेश तिवारी का है। मुझे इस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए त्रिपाठी, खासकर 1 मार्च से लेकर अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सभी डिटेल, अर्जेंट बेसिस। रुपेश तिवारी? यस सर, ये वही है जो शादी की फोटो में मनीषा की फैमिली और हरीश और मनीषा की फोटो में एक औरत के साथ दिख रहा है, जिसके बारे में आपने बलराम जी से पूछा था कि ये कौन है। हाँ, ये हरीश, मनीषा और रुपेश के अलावा एक औरत भी है, 50-55 साल की। सर वो औरत रुपेश तिवारी की माँ है, ललिता देवी, विधवा है। काफी साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है। रुपेश तिवारी और उसकी माँ काफी सालों से जबलपुर में मनीषा के पड़ोसी हैं। सर रुपेश तिवारी जबलपुर में एक छोटी सी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाता है। आइए सर, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मिलेगी सर। कब और कहाँ के लिए चाहिए? इंदौर के लिए। इंदौर। अरविंद रजिस्टर दे दो। हाँ। सर रुपेश तिवारी का एक असिस्टेंट है अरविंद, जो एक तरह से उसका पार्टनर भी है। पूजा, कुछ ऐसा मिला जिससे ये पता चल सके कि मनीषा और रुपेश का आपस में अफेयर है, वो भी उसकी शादी से पहले? सर कुछ नहीं, काफी कुछ मिला है। सर मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहले पुलिस टीम की नजर में आने में ये सब बच कैसे गया। पूजा, इतनी साफ दिखने वाली बात नजरअंदाज कैसे हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं और एक दूसरे के घर आना जाना आम बात है। मनीषा बड़े आराम से कभी भी रुपेश के यहाँ जाती है, कभी प्रसाद लेकर तो कभी खाना लेकर, और ये हर दूसरे दिन की बात है। सर रुपेश मनीषा के भाई विनोद का भी बहुत अच्छा दोस्त है, शायद इस वजह से भी किसी को उन पर शक नहीं हो। एक दूसरे के घर आना जाना मिलना आम बात है, सिवाय इसके कि ये दोनों सुबह पार्क में लवर्स की तरह भी मिलते हैं। सर इन दोनों के हाव भाव को देखकर साफ पता चलता है। हम मनीषा के अतीत में कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए कहीं हम जबरदस्ती तो इनका अफेयर नहीं बना रहे। हो सकता है कि ये सचमुच में सिर्फ पड़ोसी हो। नहीं सर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और इन दोनों के अफेयर के पीछे ही हरीश के गायब होने का राज छुपा है। इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरीश का मर्डर हो चुका है। सर हमने बिल्कुल सही जगह पे निशाना लगाया, ये पक्का पहले टीम से छूट गया था। रुपेश तिवारी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ इसी में है। क्या मतलब? सर ये तो सच है कि मनीषा के पास कोई फोन नहीं है, पर 15 तारीख को रुपेश के मोबाइल की लोकेशन भोपाल की नहीं बल्कि जबलपुर की। सब कुछ उनके फेवर में है, तो मिला क्या? यही कि 14 से 16 अप्रैल के बीच रुपेश का फोन जबलपुर में ही था, और इन 2 दिनों में ना ही उसके फोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल उठाया गया। इसका मतलब पक्का रुपेश का फोन जबलपुर में था उस टाइम, लेकिन वो खुद भोपाल में था। क्या हमने हरीश राठौड़ मिसिंग केस क्रैक कर लिया? हरीश के लापता होने के लगभग 2 महीने बाद हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच द्वारा नियुक्त की गई नई टीम को हरीश के अचानक गायब होने के मकसद के बारे में कुछ समझ आने लगा था। पर क्या सिर्फ मकसद की धुंधली समझ से ये केस हल होने वाला था? अभी इस केस में कई दिल दहला देने वाले सच सामने आने बाकी थे। इतने दिनों से पड़ोसी होने का नाटक करके हमारे परिवार की जासूसी कर रहे थे। हरीश के घर वालों ने आपको पैसे खिलाए ना, जो हमारी बेटी पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो? अभी तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। एक बार ये साबित हो गया है कि मनीषा और रुपेश ने मिलकर ही हरीश के साथ कुछ किया है, उसके बाद इल्जाम भी लगाएंगे और सजा भी देंगे। अभी आप लोग भी चलिए, आपसे भी पूछताछ करनी। आप समझते क्यों नहीं है? रुपेश, कंचन, मनीषा, विनोद सब एक साथ पले बड़े हैं, परिवार की तरह हैं। सर रुपेश हमारे लिए बड़े भैया जैसे है, और अगर ऐसा कुछ होता मनीषा और रुपेश के बीच में तो मेरी बहन उस हरीश जीजू से शादी क्यों करती? मनीषा ने आपको बताया कि ये सब उसने रुपेश के साथ मिलकर किया है? सर शादी में रुपेश हर काम बढ़ चढ़ कर रहा था, तो हमें लगा दुल्हन का भाई होगा, तो तब से इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा था। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। सर मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मनीषा ही नहीं उसके परिवार ने मिलकर ये किया है। शुरू से सब जानते थे, धोखा दिया है हमें, खासकर उसके भाई विनोद ने। क्या कहा पापा ने? वो भोपाल आ रहे, क्राइम ब्रांच की कोई टीम उन्हें मनीषा और रुपेश को यहाँ पर लेकर आ रही है। उनके हिसाब से रुपेश और मनीषा के बीच कुछ। रुपेश और मनीषा? अरे क्राइम ब्रांच वालों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश के घर वालों ने कुछ कर दिया हो और खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मनीषा पे डाल रहे हैं? मनीषा, इतने महीनों बाद भी तुम्हें अपने पति की कोई खास फिक्र नहीं हुई कि वो अभी तक क्यों नहीं मिला? अगर चेहरा देखकर ही सब पता चल जाता तो मैं भी उस दिन समझ जाती कि मेरे पति अब वापस नहीं आने वाले। मैं उन्हें जाने ही नहीं देती। आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग हरीश जी को ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप लोग जबरदस्ती मेरा और रुपेश का रिश्ता साबित करने पर तुले। मैडम एक मिनट सुनिए, आप क्यों पलट कर देख रही हैं? मैं आपको नहीं, मैडम को आवाज लगा रहा था। तुम अब भी यही कहोगी कि उस दिन तुम्हारे पति को किसी ने आवाज लगाई और तुमने पलट कर नहीं देखा कि वो कौन था?
मनीषा, हम जानते हैं कि हरीश को गायब करने में तुम्हारा ही हाथ है। मैं हरीश को क्यों गायब करवाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर इसमें क्या बड़ी बात है कि 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मैंने अपने मोबाइल फोन से किसी को फोन ना किया हो या किसी का फोन नहीं उठाया हो। मोबाइल फोन से नहीं तो लैंडलाइन से बात की होगी। सर ऐसा पहली बार नहीं है कि पूरा दिन मैंने अपना मोबाइल फोन यूज नहीं किया या किसी से बात नहीं की। मुझे तुम्हारी ये फालतू कहानी नहीं सुनी। हरीश के साथ क्या किया तुम लोगों? मेरा मनीषा के साथ कोई चक्कर नहीं। तो ये जो पार्क की फोटो आप दिखा रहे हैं इसमें भी कुछ नया नहीं। मनीषा की शादी से पहले भी मैं पार्क में जाता था, वो भी सैर करने के लिए पार्क में आती थी। हाँ जाते थे, लेकिन घर से एक साथ नहीं निकलते थे। मनीषा, हमने पूरे 1 हफ्ते तक तुम पर नजर रखी है, तुम दोनों घर से अलग अलग निकलते थे, लेकिन पार्क में जरूर मिलते थे। तो इससे आपने ये अंदाजा लगा लिया कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होता भी तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? रुपेश के बारे में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती? हरीश जी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाती? सर मनीषा की शादी में मैंने एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया था, बढ़ चढ़कर काम किया था। आप खुद ही बताएं, जिससे आप प्यार करते हो उसकी शादी में खुशी खुशी इतना काम करेंगे, जबकि आपके सामने वो किसी और से शादी कर रही है। रुपेश को मैंने बचपन से देखा है, सालों से हमारा पड़ोसी है, उसके पिताजी हमारे दोस्त थे। और अगर मनीषा रुपेश के बीच में कुछ चल रहा होता ना तो आपसे पहले हमें पता चलता। अगर आपको उनके बारे में पता चलता तो शायद आप उनकी शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। तैयार होने की बात तब आती ना जब उनके बीच कुछ होता। आप साबित क्या करना चाहते हैं? रुपेश और मनीषा के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर हरीश को गायब करा दिया। सिर्फ गायब नहीं, शायद मरवा भी दिया। 1.5 महीना भी नहीं हुआ था मेरी बच्ची की शादी को, उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी तब तक, और आप बोल रहे उसने अपने पति को गायब करके मरवा दिया? ये क्या बात कर रहे हो आप? मैंने मुड़कर नहीं देखा। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुड़कर देखा था, तुमने देखा था कि रुपेश ने ही आवाज लगाई थी। आपको अपनी ही बात माननी है तो मानिए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं नहीं जानती वो कौन दोस्त था जिसने हरीश को आवाज लगाई। सर आपको जो कहना है, जो करना है करिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, पीटेंगे? फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं। फिर मनीषा और मैंने एक दूसरे का हाथ क्या पकड़ लिया? आपने तो पूरी फिल्म बना दी। जिस दिन हरीश गायब हुआ उस दिन मैं भोपाल में था ही नहीं, मैं जबलपुर में था। सर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे किसी गलत काम के लिए हामी नहीं भरवा सकती, ना ही कोई गलत काम करवा सकती। सर मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये इन दोनों का ही काम है। और सिर्फ गायब ही नहीं, गायब करके मर्डर भी किया है। अगर इन्होंने गायब किया है, मर्डर किया है, तो ऐसे कैसे सफाई से जुर्म किया है कि हर चीज इनकी तरफ इशारा करती है, अगर इनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है? सर ये अपने आप सच नहीं बोलेंगे, इतने सच बुलवाना पड़े। ऐसे 1 दिन नहीं 1 महीने भी अगर हम इनसे पूछताछ करेंगे ना, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले। सर पूछताछ क्या, वो तो डंडे खाने को भी तैयार है। कोई तो तरीका होगा इनको तोड़ने का। लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये क्या होता है? ये वो टेस्ट होता है जिससे साफ हो जाएगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर हम कैसे यकीन कर लें कि आप लोग हमें इसमें फंसाएंगे नहीं? फंसाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि तुमने और मनीषा ने मिलकर ही हरीश को गायब करके मारा है। सर ये वो सच है जो आप मानकर बैठे, जबकि ये सरासर झूठ है। तो फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। अगर ये झूठ है तो टेस्ट में साबित हो जाएगा कि झूठ है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी। हमें इन्हें किसी और तरीके से भी घेरना होगा। एक काम करो, इन्हें जाने दो और रुपेश के और मनीषा के माँ बाप, भाई बहन, जीजा सबके फोन टैप करो और इन्हें आपस में सलाह करने दो कि आगे क्या करना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इन्होंने ही किया है और हमें किसी भी तरह ये सच इनसे उगलवाना होगा। मनीषा देख बेटा, कल जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर विश्वास है, पर एक बात सच सच बताओ कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, और ये रुपेश वाली बात कितनी सच है? मम्मी पापा, आप लोग जो बोलोगे मैं करूंगी, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मेरे और रुपेश के बीच कुछ भी नहीं है। जिसकी कसम खाने को बोलोगे मैं खा लूंगी। मेरे और हरीश जी के बीच सब कुछ ठीक था, हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं था। मेरी गलती उस दिन सिर्फ इतनी हुई कि मैंने मुड़कर नहीं देखा हरीश जी को आवाज किसने दी थी, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मुझे नहीं पता हरीश जी के साथ क्या हुआ है, शायद सचमुच उनका मर्डर हो गया हो, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मुझ पे इस तरीके से शक मत करिए प्लीज। मम्मी वो लोग मुझे और मनीषा को निशाना बना रहे हैं, कुछ भी करके हमें फंसाना चाहते हैं बस। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? तुझे फंसाना क्यों चाहते हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों जबरदस्ती मेरा और मनीषा का रिश्ता साबित करने पर तुले, जबकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अरे वो जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो तू बोल रहा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पता नहीं मम्मी क्या होता है। तो बोल रहे हैं कि इससे सारा सच सामने आ जाता है।
अगर सच झूठ का पता चल सकता है तो तुझे बिना डरे हाँ कह देना चाहिए। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मनीषा का पति गायब हुआ है तो तुझे क्यों घसीट रहे हैं? मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैसे पता चल जाएगा हमारा हरीश कहाँ है? नहीं पता मम्मी। ये टेस्ट कब होने वाला है? अभी कुछ पक्का नहीं, शायद अगले हफ्ते होगा। पापा, मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी पर उन्होंने और भी कुछ कहा। क्या? यही ना कि शायद अब हरीश जिंदा नहीं है। हाँ पापा, वो बता रहे थे कि शायद हरीश भैया का मर्डर हो चुका है और इन दोनों ने मिलकर मारा उन्हें। मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी। टेस्ट के दौरान भी वो अपने इस बयान पर अड़े रहे कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध नहीं है और हरीश के लापता होने में भी